चार रूप होते हैं। हमारे देश का बिजनेस हो, विदेश का बिजनेस हो, नेशनल बिजनेस हो, इंटरनेशनल बिजनेस हो, उनको चार अलग अलग रूपों में ही रखा जाता है। पांचवा रूप बिजनेस का होता ही नहीं है। इन चार रूपों के अंदर ही सारे बिजनेस समा जाते हैं। अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं नाम देकर, वो एक अलग बात है, लेकिन रूप जो है वो चार ही होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? सबसे पहला सिंगल ओनर बिजनेस, जिसमें एक व्यक्ति बिजनेस का मालिक होता है, वही बॉस होता है। जैसे हम सब हैं, हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हम इसे कहते हैं, लेकिन ये बिजनेस भी सिंगल ओनर के रूप में रखा जाता है कि हम अपने बिजनेस के एक अकेले मालिक हैं, अकेले प्रोप्राइटर हैं, अकेले सब कुछ। ठीक है जी, हमारी जो की है वो हमारी ही है, दूसरे की नहीं है। सिंगल ओनर बिजनेस पहला जो रूप है। दूसरा रूप क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि जिसमें एक से अधिक लोग हों, दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक साथ मिलकर एक ही तरह के धंधे को करते हैं, एक ही तरह की व्यवसाय को करते हैं और उससे होने वाले लाभ को आपस में बांट लेते हैं, ऐसे बिजनेस को कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। बिजनेस का दूसरा रूप है पार्टनरशिप, और हम लोग अपने जीवन में करते भी हैं और हमने देखा भी है। समाज के अंदर हम देखते हैं, देश और दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि बड़े बड़े देश भी कई बार पार्टनरशिप में कई सारे काम करते हैं और लोग भी करते हैं। बड़ी बड़ी प्रतिष्ठान भी आपस में पार्टनरशिप करती हैं, है ना। तो बिजनेस का दूसरा जो रूप होता है वो होता है पार्टनरशिप, यानी बिजनेस का दूसरा नाम, दूसरा रूप, दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या होता है? तीसरा प्रकार होता है जी लिमिटेड, है ना, लिमिटेड। तो बिजनेस का जो तीसरा रूप होता है वो लिमिटेड बिजनेस होता है। आपने सुना होगा लिमिटेड में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पब्लिक लिमिटेड, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड। ये सुना है ना आपने? बिल्कुल सुना है। तो पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में थोड़ा सा ही फर्क होता है, लेकिन दोनों ही लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड का मतलब है कि बिजनेस में होने वाले जितने भी उठापटक होती है, जो भी पूंजी लगी जाती है, उसके लिए पहले से एक पूंजी को निश्चित या निर्धारित कर दिया जाता है। उससे बाहर हम अपने बिजनेस को स्पेंड नहीं करते हैं जब तक कि हम अपनी लिमिट को बढ़ाते नहीं। जब लिमिट बढ़ाते हैं तो ही हम स्पेंड कर सकते हैं, वरना उस लिमिट के अंदर ही हमें उस बिजनेस को करना होता है। तो लिमिटेड बिजनेस आप समझ गए होंगे, और पब्लिक और प्राइवेट आप समझते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे खैर कॉमर्स पढ़ाने नहीं आया हूँ, लेकिन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बिजनेस के प्रकार या बिजनेस के रूप कितने होते हैं, है ना। तो इन पे अगर अलग अलग सेशन रहे आप, सिंगल ओनर बिजनेस क्या होता है, तो ये अपना आप में एक पूरा सेशन बन जाएगा। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, तो अपने आप में एक पूरा सेशन बन जाएगा। और लिमिटेड बिजनेस क्या होता है, इसमें भी अपने आप में एक पूरा सेशन बनाया जा सकता है, ये पक्की बात है। आप लोग अगर ऐसी डिमांड करेंगे तो मैं शायद इन पे सेशन बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमें इसको इतना बारीकी से जानने का मतलब कोई भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा होता है सहकारी। सहकारी ये भी कुछ लिमिटेड बिजनेस की तरह ही होता है, या कह सकते हो पार्टनरशिप की तरह ही होता है, लेकिन इन दोनों और इस सहकारिता में सिर्फ इतना अंतर होता है कि इसमें एक बड़ा समूह बिजनेस के रूप में एकत्रित हो जाता है, या बिजनेसमैन के रूप में, एक आधिकारिक रूप में एकत्रित हो जाता है। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बिजनेस आपके सामने उदाहरण के रूप में, जैसे अमूल जो कंपनी है, अमूल जो बिजनेस का जो टैग है वो सहकारी है, ये आप मान के चलिए, है ना। तो मतलब जिसमें गरीब व्यक्ति भी हिस्सेदार बन सकता है, वो भी उस बिजनेस का ओनर बन सकता है। गांव के लोग या जितनी भी सहकारी समितियां होती हैं, वो सब सहकारी बिजनेस के रूप में ही आपके सामने दिखाई देती है। तो ये चार ही रूप होते हैं बिजनेस के। कौन कौन से? सिंगल ओनर, पार्टनरशिप, लिमिटेड और सहकारी। इनको अगर डिटेल में पढ़ोगे तो इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि सिंगल ओनर में कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, पार्टनरशिप में क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे रूप होते हैं, लिमिटेड में कौन कौन सा होता है, कैसे कैसे। लिमिटेड में वैसे दो ही होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। सहकारिता में भी हो जाता है कि भी राष्ट्रीय लेवल पर है या फिर राज्य लेवल पर है,
या कैसे है, किस तरीके से, तो इसमें भी अलग अलग तरीके की आप जानकारी ले सकते हैं। तो बिजनेस के केवल 4 ही रूप होते हैं, सिंगल ओनर, पार्टनरशिप, लिमिटेड और सहकारी। तो कितने लोगों को अभी तक ये बात समझ में आई कि हाँ सर, हमें आज पता चला है कि बिजनेस के ये 4 प्रमुख रूप होते हैं। अब आप इसको वर्गीकृत कर दो कि ये इंपोर्ट का बिजनेस है, ये एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ये नेशनल बिजनेस है, ये इंटरनेशनल बिजनेस है। आप इनको कितने भी नाम दे दो, सारे नाम कहीं ना कहीं इन चारों के अंदर ही आपको समाहित दिखाई देंगे, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी है। ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा और मेरे मन में भी आता है कि भैया बिजनेस के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि हम भी बिजनेस में हैं, हम भी बिजनेस कर रहे हैं ना, हम भी कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, या तो सेवा बेच रहे हैं या उत्पाद बेच रहे हैं। अब उत्पाद के रूप में CES बेचेंगे, है ना, टोकन बेचेंगे, अपना कॉइन बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, बेचेंगे। और सेवा तो हम लोग दे ही रहे हैं, है ना, सेवा हम बेच ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के सपनों को सच करने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि बिजनेस के लिए क्या जरूरी है। तो कितने लोग मेरे साथ बने हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है, जल्दी से बताइए। क्या बात है, क्या हैंड राइज हो रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, 30, 35, 40, और क्या बात है, 50, क्या बात, अभी भी हैंड राइज दवा ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं, 65, क्या बात है, 50 से सीधे 65 हो गए, 70 हो गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। 250 के आसपास लोग हैं और जिसमें से कितने सारे लोग एकदम से करंट में जवाब दे रहे हैं, है ना। 100 की तरफ आंकड़ा बड़े आसानी से चला जाता है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं कि भाई बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है। सबसे पहली बात क्या लिखी है, क्या लिखी है सबसे पहली बात, व्यवसायी बनने का विचार या इच्छा। हाँ, बिजनेस के लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है कि अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ऐसा विचार या ऐसी इच्छा आपके मन में होनी चाहिए। हमारे देश में 60 से 65% लोग ऐसे हैं जिनके मन में व्यवसाय बनने की इच्छा ही नहीं है, होती ही नहीं है, या वो पैदा ही नहीं करना चाहते इस इच्छा को। 60 से 65% ऐसे लोग हैं। बच्चों को छोड़ के बात कर रहा हूँ, जो बड़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बड़े जो लोग हैं वो भी 60 से 65% लोग ऐसे हैं जो व्यवसाय बनने का विचार या इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। बोला सीधी सादी भैया नौकरी कर लेंगे, सीधी सादी मजदूरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन बिजनेस नहीं करेंगे, ऐसी सोच उनकी होती है, ऐसा विचार उनके मन में होता है। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात कहता है कि एक मजबूत आइडिया या प्लानिंग होना जरूरी है। एक मजबूत आइडिया या प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है एक बिजनेसमैन बनने के लिए। अगर आपके पास एक मजबूत आइडिया नहीं है, एक मजबूत प्लानिंग नहीं है, तो कभी भी आप एक अच्छे सफल बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। आप अपने आप से कोरिलेट करना है यहाँ पे। आप इस बिजनेस में आए हैं, आपने ज्वाइनिंग करी है, अगर आपके अंदर विचार है, इच्छा है, तभी तो ज्वाइनिंग करी है। लेकिन अगर वो विचार, वो इच्छा अगर कहीं मर रही है तो इसका मतलब है कि आप बिजनेसमैन के क्राइटेरिया से बाहर जा रहे हैं। और अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप बिजनेसमैन के एक आइडिया से बाहर जा रहे हैं, एक क्राइटेरिया से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास बिजनेसमैन होने का कोई मजबूत आइडिया या कुछ प्लानिंग आपके पास नहीं है। जैसे लाडो सर मार्केट में क्यों बने हुए हैं? क्योंकि उनके पास मजबूत आइडिया हमेशा तैयार रहता है, मजबूत प्लानिंग हमेशा तैयार रहती है, और उस आइडिया को, उस प्लानिंग को वो हमेशा कम्युनिटी को देने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो एक व्यवसायी है, एक बिजनेसमैन है, और उस बिजनेस से लोगों का जीवन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बात क्या है, बिजनेस के अनुसार आपके पास स्किल भी होनी चाहिए। अब ये इकोसिस्टम है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है ना, ये क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम है, तो इससे संबंधित आपके पास स्किल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ये रेफरल बिजनेस है, इससे संबंधित स्किल आपके पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ये लोगों से चलने वाला बिजनेस है, तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, है ना। इसमें इन्विटेशन आपको आना चाहिए, इसमें फॉलोअप आपको आना चाहिए, इसमें STP आपको आनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये इस बिजनेस की सारी स्किल्स हैं, ये आपको आनी चाहिए। और अगर आती हैं तो फिर इसका मतलब कि आप एक बिजनेसमैन के क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट होते हो। चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है कि बिजनेस और बाजार का विश्लेषण आपको करना आना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस का बाजार के साथ विश्लेषण करना आपको आना चाहिए कि हमारा बिजनेस उम्दा क्यों है, हमारे प्रोडक्ट उम्दा क्यों हैं, हमारी सर्विसेज उम्दा क्यों हैं, हमारे लोगों तक पहुंचने का जो तरीका है वो उम्दा क्यों है, हमारा प्रकाशन करने का जो तरीका है, जो ऐड करने का तरीका है वो उम्दा क्यों है। सब कुछ आपको पता होना चाहिए। एवरीथिंग इज नॉन, सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। अगर सब कुछ पता है तभी आप एक बिजनेसमैन के क्राइटेरिया में फिट होते हैं भाई, अदरवाइज नहीं। पांचवी बात क्या है? अनुमानित खर्चे की जानकारी और व्यवस्था। बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेस में ज्वाइन तो हो गए हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि ये बिजनेस 12 स्लॉट का बिजनेस है। इसमें लगभग आपका 15 से 16 लाख रुपए लगेगा ही लगेगा। पहले देखा जाता तो 20 लाख रुपए करीबन लगता, 19 लाख रुपए लगता था। तो अगर आपको ये जानकारी नहीं है, अनुमानित खर्चे की आपको जानकारी नहीं है और उसकी व्यवस्था करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है, तो इस बिजनेस में आप बड़े लेवल पर कभी भी आ ही नहीं सकते, वहीं रुके रहेंगे। ध्यान रखिएगा, बड़े लेवल पर आने के लिए आपको अनुमानित खर्चे की विशेष जानकारी होनी चाहिए कि कब कब कितना खर्चा होगा और उसकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे। टीम से करेंगे, अपनी जेब से, अपने पॉकेट से करेंगे, लोन से करेंगे, कैसे करेंगे? लोग कर रहे हैं। जब तक आपको पूरी तरीके से जानकारी नहीं है और उस जानकारी के अनुसार व्यवस्था आपके पास नहीं है तो इस बिजनेस में आप एक बड़ा लेवल अचीव नहीं कर सकते। ये आपको पता होना चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। छठा क्या है? लगने वाले अनुमानित समय की जानकारी या प्रबंधन, यानी प्रबंधन होना चाहिए। अब इस बिजनेस में कितना समय लगेगा कामयाब होने के लिए? जैसा हमारे बिजनेस में अक्सर कहा जाता है कि 5 साल आपको देने हैं, तो अनुमानित समय हो गया कितना भाई? 5 साल। अब किसी की स्पीड तेज है तो वो पहले कर लेगा, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में कर लेगा, और किसी की स्पीड और स्लो है तो उसको हो सकता है 6 या 7 साल लग जाए। अब ये 6-7 साल जो लगेंगे, ये जो समय लगेगा, इसका प्रबंधन हम कैसे करेंगे, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। कैसे इसको मैनेज करेंगे? अगर ये हमें मैनेज करना आता है तो हम एक व्यवसाय के क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट होते हैं। और अगर हमें नहीं आता है तो हम 10 साल यहाँ लगे रहेंगे, फिर भी एक अच्छे मुकाम पे नहीं जाएंगे, या फिर हम इस यहाँ से निकल जाएंगे, बारीक रास्ता ढूंढेंगे। जैसे चूहा ढूंढता है ना कहीं से निकलने का रास्ता, कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ, तो ऐसा हम भी करेंगे। किसी भी बिजनेस से व्यक्ति जब बाहर आता है तो उसमें यही 5-6 जो कमी मैंने आपको बताई, इनमें से कोई कमी होती है। या तो इच्छा मर जाती है तो बिजनेस से बाहर हो जाता है, उसके पास कोई नया आइडिया नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती तो भी बिजनेस से बाहर हो जाता है, नई स्किल्स पर वो काम नहीं करता तो भी बिजनेस से बाहर हो जाता है, बिजनेस और मार्केट का विश्लेषण वो ठीक से नहीं कर पाता, उसमें बैलेंस सामंजस्य नहीं बिठा पाता तो भी बिजनेस से बाहर हो जाता है, अनुमानित खर्चे की जानकारी नहीं होती, जबरदस्त लोन पे लोन ले लेता है, कर्जा कर लेता है, मार्केट से बहुत कुछ उठा लेता है और बाद में धराशायी हो जाता है। तो अनुमानित खर्चे की जानकारी या व्यवस्था उसे अच्छे से नहीं होती तो भी बिजनेस से वो बाहर हो जाता है, और लगने वाला अनुमानित समय की उसे जानकारी नहीं होती, उसका प्रबंधन नहीं करता। दुकान तो खोल ली लेकिन वो हफ्ते में खुलती ही 2 दिन है, कंपनी तो खोल ली लेकिन वो मुश्किल से वहाँ पे मजदूर दिखाई देते हैं, मुश्किल से वहाँ पे काम होता है, समय का कोई प्रबंध नहीं है, मालिक कभी आ रहा है, मजदूर कभी आ रहे हैं, है ना? तो वो बिजनेस हमेशा खत्म हो जाएगा, बिक जाएगा। अगली बात हम जानने का प्रयास करते हैं कि स्टाफ या टीम की व्यवस्था। हर बिजनेस को चलाने के लिए स्टाफ तो जरूरी है ना भाई, टीम तो जरूरी है ना। अब हमारे यहाँ स्टाफ तो होता नहीं है, हमारे यहाँ क्या होता है? टीम होता है। इस बिजनेस में हमारे यहाँ टीम होती है, टीम ही स्टाफ का काम करती है। अब स्टाफ और टीम में सिर्फ इतना अंतर होता है कि स्टाफ को अपने काम से मतलब होता है और उस काम के बदले वो एक अनुमानित पैसा लेता है, एक निर्धारित पैसा लेता है, और टीम को अपने काम की जानकारी तो होती है लेकिन
वो उसके लिए कोई अनुमानित या कोई निर्धारित पैसा नहीं लेती, बल्कि अपने लक्ष्य को बड़ा करती है, अपने उद्देश्यों को बड़ा करती है और अपने इनकम को अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकती है। टीम और स्टाफ में ये अंतर होता है, आप समझ गए होंगे। तो टीम और स्टाफ की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। और 8वीं बात है क्या, आवश्यक स्थान की जानकारी या माहौल का प्रबंध या प्रबंधन। आप समझिए, यानी कि हमारा बिजनेस कहाँ चल सकता है ये जानकारी हमें होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये जानकारी हमें होनी चाहिए कि हमारा बिजनेस कहाँ चल सकता है। जैसे मान लीजिए एक ऐसी जगह है जहाँ पे साल में एक आध बार बारिश होती है और वहाँ हम रेनकोट बेचना शुरू कर दें तो कोई हमें पागल ही कहेगा, बोला यार बारिश से तो यहाँ होती नहीं, तो रेनकोट कौन लेगा यहाँ पे, है ना। समझ रहे, तो हमें अपनी चीज़ों को बेचने का जो आवश्यक स्थान है उसकी जानकारी हमें पता होनी चाहिए और जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, या जो आवश्यक माहौल है वो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो इस माहौल में बड़ा हो सकता है। ये सारी बातें तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जब भी एक व्यक्ति अपने बिजनेस से बाहर जाता है, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन है, चाहे बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग में है, चाहे वो किसी अदर बिजनेस में है, रेफरल मार्केटिंग में है, वो मार्केट से बाहर तभी जाता है जब इन 8 बिंदुओं में से वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है। या तो उसकी इच्छा कमज़ोर पड़ जाती है, उसका आइडिया प्लानिंग कमज़ोर पड़ जाती है, उसकी स्किल कमज़ोर पड़ जाती है, उसका विश्लेषण कमज़ोर पड़ जाता है, अनुमानित खर्चे की व्यवस्था वो नहीं कर पाता है, समय ठीक से नहीं दे पाता है, टीम या स्टाफ की व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाता है, और बिजनेस को बनाने का क्या माहौल है, कौन सा स्थान जरूरी है, ये जब वो नहीं पता कर पाता है तो हर व्यक्ति अपने बिजनेस से क्विट कर जाता है, निकल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। भाई कितने लोग हैं जो मेरे साथ बने हुए हैं जो ये कहते हैं कि हाँ आज एक नई बात हमें पता चली है कि यार बिजनेस में बने रहने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ज़बरदस्त तरीका। अगला सवाल क्या उठता है, अगला सवाल ये उठता है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है। देखो नई नई जानकारी मिल रही है ना आपको आज, बहुत बढ़िया। तो सवाल ये उठता है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है। बात करते हैं इस पे, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहली बात, हाँ, बिजनेस की पूरी जानकारी हमें हो, पूरी समझ हो, तभी बिजनेस बढ़ सकता है। जो लोग कहते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, उनको पूरी समझ नहीं है, ये पक्की बात, मान लो इस बात को, है ना। दूसरा क्या है, ग्राहक को समझना भी जरूरी है। बिजनेसमैन अगर आप हैं और अगर आप अपने ग्राहक को नहीं समझते हैं, उसकी आवश्यकता को नहीं समझते हैं, उसकी नीड को नहीं जगा पाते हैं, उसकी ज़रूरत को नहीं जगा पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, तो फिर वो ग्राहक कभी आपका ग्राहक बन ही नहीं सकता। वो किसी और का ग्राहक बन जाएगा, आपका नहीं बनेगा। तो ग्राहक को समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है कि अच्छी सेवा या उत्पाद का आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ क्यों बना रहेगा, जब तक आप अच्छी सेवा देते रहोगे तब तक बना रहेगा, जब तक आप अच्छे उत्पाद देते रहोगे तब तक वो आपके साथ बना रहेगा। अगर जैसे ही आपने अच्छी सेवा अच्छे उत्पाद देने बंद कर दिए, उसमें कुछ झोलझाल करा, वैसे ही ग्राहक वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, वो दूसरी जगह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। चौथी बात क्या है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों व्यवस्था होनी चाहिए। भाई अगर बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हो तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आपको बिजनेस को करने का तरीका आना चाहिए। और आज के डिजिटल युग में तो बहुत ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है भाई, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। बहुत सारे काम ऐसे हैं बिजनेस में जो ऑफलाइन ही हो सकते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे हैं बिजनेस में जो केवल ऑनलाइन ही हो सकते हैं। इसलिए आपको दोनों तरीके से अपने बिजनेस की व्यवस्था करनी चाहिए। पांचवी बात क्या है, ग्राहक के लिए आवश्यक ऑफर। हाँ, आपके पास ग्राहक जल्दी और ज़्यादा कैसे आएगा, अगर उसके लिए आवश्यक ऑफर नहीं है तो कोई भी ग्राहक आपकी दुकान में, आपके बिजनेस में प्रवेश नहीं करेगा। भाई उसके परिसर में प्रवेश नहीं करेगा, क्यों, उसको ऑफर ही नहीं दिख रहा। तो ग्राहक को एक आवश्यक ऑफर देना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। अक्सर हमारे पांडे सर भी कहते हैं कि भैया छोटे छोटे कॉन्टेस्ट निकालो, छोटे छोटे प्राइज निकालो, ताकि लोग आपके साथ ऑफर के रूप में
ऑफर का लाभ उठाने के रूप में आपके साथ ज्वाइन करें, जुड़ें, है ना। आगे छठी बात क्या है, टीम या स्टाफ को अधिक जानकारी और सुविधा। जिस भी टीम को अधिक जानकारी होगी, जिस भी स्टाफ को अधिक जानकारी होगी, वो बिजनेस में अच्छे से अच्छे कीर्तिमान स्थापित करेगा। और जिस भी टीम को, जिस भी स्टाफ को सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी अपने बिजनेस में, वो भी अच्छे से अच्छे कीर्तिमान स्थापित करेगा। लेकिन जहाँ भी टीम को जानकारी नहीं होगी, जहाँ भी स्टाफ को जानकारी नहीं होगी, जहाँ भी सुविधाएं नहीं होंगी, वहाँ टीम टूटनी शुरू हो जाएगी। आप अकेले रह जाएंगे और नीचे से पूरी टीम खिसक जाएगी, गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ना तो आप जानकारी दे पा रहे हैं उसको, और ना ही आप टीम को सुविधा दे पा रहे हैं। तो टीम को जानकारी और सुविधा जब तक आप देते रहेंगे, तब तक टीम और स्टाफ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहेगा। खाली इस बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व के सभी बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ये जरूरी है पॉइंट, है ना। सातवीं बात क्या है, मार्केट की करंट जानकारी। हाँ, हमारे पांडे सर, हमारे दीपक सिंह चौहान जी, या हमारे श्याम रावत जी, RS रावत जी करंट नॉलेज आपके सामने क्यों रखते हैं? करंट अपडेट क्यों रखते हैं भाई? करंट अपडेट जरूरी है, बिजनेस को बचाए रखने के लिए जरूरी है। मार्केट की करंट जानकारी आपको होनी चाहिए, और अपने बिजनेस की तो होनी चाहिए भाई। अगर है तो आप अपने बिजनेस में बने रह सकते हैं। अगर करंट जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन करके आज भी मेटाफोर्स को मेटाफोर्स के नाम से ही जानते हैं, उन्हें पता ही नहीं है इसका नाम बदल के मेटावेव हो गया ना, लगते ही नहीं जानता, है ना। वो आज भी फोर्स कोइन को फोर्स कोइन के रूप में जानते हैं, पता नहीं है कि उसका बाद में नाम चेंज हो गया, होली चेंज हो गया था और अब CES हो गया, नहीं पता, क्योंकि जानकारी नहीं है ना। और ना कोई देता है और ना वो कोई लेना चाहता है। और लास्ट क्या है, आपका दिल से प्रयास। किसी भी बिजनेस को बड़ा करने में आपका दिल से प्रयास बेहद जरूरी है। अगर आप दिल से प्रयास नहीं करेंगे तो फिर आप बिजनेस को बिजनेस के तरीके से नहीं, बल्कि एक मजदूरी के तरीके से कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक काम करना है, शाम को प्रॉफिट मिल जाएगा तो आगे करेंगे, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दिल से प्रयास नहीं होगा। दिल से प्रयास होगा तो बिजनेस हमेशा आपका बड़ा होगा, ये पक्की बात है। तो कितने लोग मेरे साथ बने हैं जिनको ये समझ में आया कि भाई बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या जरूरी है ना। ये अच्छी समझ हमें बिजनेस की होनी चाहिए, ग्राहक की समझ होनी चाहिए, अच्छी सेवा और उत्पाद का हम वादा करें और उसको पूरा करें, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्था हम करें, ग्राहक के लिए आवश्यक ऑफर भी निकालें, टीम और स्टाफ को अधिक जानकारी और सुविधा देने का प्रयास करें, मार्केट की करंट नॉलेज हम रखें, जानकारी हम रखें, और दिल से अपने बिजनेस को बड़ा करने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। और अगला सवाल फिर क्या उठता है? अगला सवाल ये उठता है कि आप अपने बिजनेस के लिए इनमें से क्या क्या करते हैं। ये सवाल आप अपने आप से कीजिए कि जो मैंने आपको बातें बताई, ये सारी बातें आप अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, बचाने के लिए, बिजनेस को चमकाने के लिए इनमें से क्या क्या करते हैं। अपने मन पे, अपने दिल पे, हृदय पे हाथ रख के अपने आप से जवाब मांगने का प्रयास कीजिए, तो आपको जवाब मिलेगा। और जैसा जवाब मिलेगा वैसा ही आपको रिजल्ट भी मिल रहा होगा, ये मान के चलिए। जैसा आपका जवाब अंदर से आ रहा होगा ना, वैसा ही आपके साथ रिजल्ट भी होगा, ये पक्की बात है। अगर जवाब उम्दा आ रहा है, अच्छा आ रहा है, तो रिजल्ट भी उम्दा और अच्छा आ रहा होगा। और अगर जवाब सामान्य आ रहा है तो रिजल्ट भी सामान्य आ रहा होगा। और जवाब अगर सामान्य से नीचे आ रहा है तो ये पक्की बात है कि आपको अपने बिजनेस में रिजल्ट भी सामान्य से नीचे ही आ रहा है। और जवाब अगर कुछ भी नहीं आ रहा, शून्य आ रहा है, तो बिजनेस में भी शून्य ही आ रहा होगा आपको, शून्य से ज़्यादा कुछ आपको मिल नहीं रहा होगा, ये पक्की बात है। क्यों ऐसा है? जरूरी है जानना कि इसमें से हम क्या क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस आपका है, बिजनेस इज योर्स, निर्णय आपका है, डिसीजन इज योर्स, और लाभ आपका है, प्रॉफिट इज योर्स, और हानि भी आपकी है, लॉस इज। इसलिए जानना जरूरी है कि आज आपको बिजनेस में लाभ हो रहा है
इसका मतलब आप कहीं इन कामों को कर रहे हैं। और अगर आपको बिजनेस में हानि हो रही है, इसका मतलब आप इन कामों की उपेक्षा कर रहे हैं। आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं बना पा रहे, इसका मतलब आपकी कहीं डिसीजन में गड़बड़ी है ना। और आप अपने बिजनेस को अगर बड़ा नहीं बना पा रहे, इसका मतलब आप अपने बिजनेस को अपना समझते ही नहीं हो, इसीलिए इसको बड़ा नहीं कर पा रहे हो, बड़ा नहीं बना पा रहे हो। सोचो, विचार करो, जरूर जानने का, समझने का प्रयास करो कि भैया ये बिजनेस मेरा है, ये निर्णय मेरा है, इसमें लाभ होना भी मेरा है और इसमें हानि होना भी मेरा है। यानी बिजनेस इज योर्स, डिसीजन इज योर्स, प्रॉफिट इज योर्स एंड लॉस इज योर्स। और आगे चलते हैं। क्या देखो कितनी बड़ी बात मैंने कही, नीचे देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। भैया जी टीम ईगल का कछु नहीं है, सब कुछ आपका है। आपको लगता है टीम ईगल के लिए आप कर रहे हो,